एक ऐसा शख्स जिसे पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो उस समाज से आता था जहां पर उसको अछूत माना जाता था। तमाम डिग्रियां लेने के बावजूद कॉलेज में उन्हें दोयम दर्जे का एहसास कराया जाता था। असेंबली में उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ता था। लोग उनके साथ बैठना नहीं चाहते थे। और एक ऐसा शख्स जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होते हुए भी, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बेहतरीन संविधान लिखने के बावजूद कुछ चंद लोगों की नजरों में हमेशा खटकता रहा। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। अब जरा सोचिए, आज के समय में संघर्ष क्या है और उस जमाने में संघर्ष का क्या लेवल होता था। जब वो पढ़ने जाया करते थे अपने भाई के साथ में, तो उन्हें अपनी दरी, अपना बोरा और अपनी किताबें, अपना झोला अलग रखना पड़ता था। रोज वो अपनी पीठ पर लेकर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी दरी या उनका झोला या उनका कोई भी सामान वहाँ के लोग, वहाँ का चपरासी छूने में अपने आप को अपमानित महसूस करता था, क्योंकि वो दलित थे, क्योंकि वो महार जाति से थे। उस समय उस लेवल का उनको छुआछूत का सामना करना पड़ता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, उन्होंने दिलों को जोड़ा, उन्होंने देश को जोड़ा और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की जिसकी हम कल्पना आज के समय में तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां उस तरह की नहीं है। आज तो बहुत कुछ बेहतरीन है। एक पारसी सराय में वो रहने के लिए गए और लोगों ने जब सुना कि पारसी सराय में एक व्यक्ति रुका हुआ है जो महार जाति से है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उनके बारे में ये जानेंगे कि एक बार तो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनको घेर लिया, तमाम तरह की गालियां, तमाम तरह के लाठी डंडों से वहां पर हमला कर दिया और उनको चेतावनी दी कि 24 घंटे हैं तुम्हारे पास में, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। जरा सोचिए, क्या आज ऐसा है? नहीं है। एक और किस्सा मुझे याद आता है जो मैंने पढ़ा था कहीं पर, कि एक बार बारिश हो रही थी और उस बारिश में उन्होंने एक घर की दीवार के सहारे रुक गए, क्योंकि जो छप्पर होता है उस छप्पर की आड़ में वो नीचे रुक गए ताकि उन्हें परेशान न करे। और ये बात जब उस घर की मालकिन महिला को पता चली तो उसने उन्हें धक्का दे दिया कि तुमने ये किया कैसे, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हो गई कि तुम हमारे मकान की दीवार को छू दिए। तो इस लेवल का उनको विरोध झेलना पड़ता था। और हमें तो शायद कभी कभार इस तरह की बातें सामने आती हो, आज भी वो चीज़ें हैं, लेकिन जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जिस परिवेश की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ ये घटनाएं रोज होती थी, कदम कदम पर होती थी। बड़ौदा के महाराज ने जब उन्हें विदेश भेजा पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देकर, और एक इंसिडेंट है कि जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ की लाइब्रेरी में वो जाया करते थे और पुस्तकों से इतना प्रेम था, ज्ञान से उनको इतना प्रेम था कि लाइब्रेरियन के आने से पहले उस लाइब्रेरी के बाहर वो रहते थे। सोचिए, और जब लाइब्रेरियन बंद करने वाला होता था तब तक वो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि कुछ देर और मैं कुछ देर पढ़ूं। एक बार इस लाइब्रेरियन ने उनसे पूछा कि आखिर तुम इस समय दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम क्यों नहीं बिताते हो, तुम ऐश क्यों नहीं करते, मौज क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐश और मौज करने लगा तो उन करोड़ों लाखों लोगों का क्या? और उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद में जब वो यहाँ भारत आते हैं तो महाराज ने उन्हें, खुदा नरिश थे, उन्होंने उन्हें अपने यहाँ पर नौकरी में रख लिया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने उनका ज़बरदस्त विरोध किया और फिर उनको वहाँ से फाइनली जाना पड़ा और मुंबई में एक कॉलेज में उन्हें पढ़ाने का मौका मिला। इस कदर उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा कि फिर वो क्या ही बताऊं, क्या उनकी मनोदशा रही होगी कि उन्होंने कहा कि मैं अब पढ़ाऊंगा नहीं। उन्होंने क्या नहीं करने की कोशिश की, ट्यूटर बने, यहाँ तक कि वो अपने एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू किया, लेकिन जब लोगों ने जाना कि वो एक महार जाति से हैं, दलित हैं, अछूत हैं, तो उनका वो बिजनेस भी ठप हो गया। कितना कुछ उन्होंने सहा। संघर्ष क्या होता है ये हम जानते ही नहीं हैं। संघर्ष तो उन्होंने किया था जिन्हें कदम कदम पर ऐसी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तमाम तरह की छुआछूत, भेदभाव का सामना करना पड़ा। और आप सोचिए कि वो व्यक्ति जो इस कदर विरोध का सामना करे, जो तमाम तरह की परेशानियों का सामना करे, जिन्हें अपनी फैमिली को जिंदा रखने के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था करनी हो, तमाम तरह की जरूरतों की पूर्ति करनी हो और उन्हें कोई जगह ना मिल पा रही हो, और उस परिस्थितियों में भी उन्होंने किस कदर मेहनत की, किस तरह से ज्ञान अर्जित किया और कितना कुछ सहा, और उसके बाद वो फौलाद बनकर निकले। महात्मा गांधी जी से उनकी बहुत विरोध होते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ विरोध ही होता था, जिस बात में उनका विरोध होता था अगली कुछ बातों में उनका बहुत अच्छा मेल मिलाप भी होता था।
सोचिए कि देश आज़ाद होने के बाद संविधान निर्माण करने की बात जब आई, तो कई लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके आखिर किन्हें अपॉइंट किया जाए संविधान बनाने के लिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, कानून का ज्ञाता है, उसके रहते तुम बाहर से कोई अपॉइंट करोगे? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान है वो, उसकी मदद क्यों नहीं लेते? और इस तरह से वो गौरवपूर्ण क्षण आया जब उनको संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई और उनके सानिध्य में एक टीम बनाई गई और वो संविधान उन्होंने सालों की मेहनत के बाद, कड़ी रिसर्च के बाद बनाई, तो वो बाबा साहब। और एक तरफ दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह महात्मा गांधी का, और उसी के पैरेलल बाबा साहब का पानी का सत्याग्रह, जो उन्होंने कई सौ लोगों को लेकर पानी का सत्याग्रह किया था, जहां उनको पानी पीने के लिए अधिकार नहीं थे और लोग उनको पानी पीने से रोकते थे। जो सार्वजनिक पानी पीने का स्थान था वहां जाने से रोकते थे, वहां की पानी पीने से रोकते थे। तो उन्होंने पानी का सत्याग्रह किया और उसके बाद में तमाम लोगों ने आकर उन लोगों से मारपीट की, उनके हाथ पैर तोड़ डाले। और सोचिए भला कि सिर्फ पानी के लिए किसी का हाथ पैर तोड़ दिया जाए, किसी को अधमरा कर दिया जाए, और उसके बाद उस जलाशय की पंडितों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा यज्ञ करके, पूजा करके शुद्ध किया गया। और तब उन्होंने सब कुछ छोड़कर कानून की शरण ली और कानून के ज्ञाता बने। उनका गजब का रिसर्च रहता था, उनकी गजब के तर्क रहते थे। तमाम तर्कों को वितर्क करने के बाद में कोई एक पॉइंट पर लोगों की सहमति बनती थी। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बाबा साहब आज हमारे दिलों में भगवान के रूप में बैठे हैं, भगवान रूपी है वो। सोचिए, मजदूरों को जिस जमाने में काम करने के लिए 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी परेशान किया जाता था, उनके लिए उन्होंने एक लॉ बनाया जिसमें वो सिर्फ 8 घंटे ही काम कर पाए। महिलाओं के लिए जिस समय पूरी दुनिया में वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। रिजर्व बैंक की अवधारणा बाबा साहब की देन है। उस समय उन्होंने बिहार को अलग करने के लिए सुझाव दिया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। और फिर बाद में बिहार भी अलग हुआ, जिसमें झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। तो वैसे सालों पहले उन्होंने भविष्य जान लिया था कि इसको ऐसा करना चाहिए ताकि इस देश की उन्नति हो। और उनका इरादा भी यही था कि इस देश की उन्नति हो, यहाँ के लोगों की उन्नति हो। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचकर संविधान का निर्माण किया कि इससे सिर्फ विशेष वर्ग का फायदा हो, और खास करके दलितों का। उन्होंने दलितों के हक के लिए बात की, उन्होंने दलितों के हक के लिए संविधान में कुछ चीज़ें आरक्षित की, जिसका फ़ायदा आज तमाम दलित समाज उठा रहा है। और ऐसे महान महापुरुष को मेरा सलाम, मेरा नमन, जय हिंद।